नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केरल में अत्यधिक बारिश के कारण वायनाड जिले में मेप्पड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के मलबे के नीचे से 8 शव निकाले गए हैं और कई लापता हैं। जिला प्राधिकारी सूत्रों के अनुसार भूस्खलन में करीब 250 के लगभग घरों के लोगों में फंसे होने की आशंका है। मुख्य प्रभावित क्षेत्र चुरलमाला बस्ती में अधिकारियों ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की आशंका जताई थी। भारी बारिश की वजह से चुरलमाला बस्ती में जोड़ने वाला पुल भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें बाहरी मार्ग से संपर्क टूट गया है। केरल के सभी 5 उत्तरी जिलों में आज सुबह 6 बजे आईएमडी के नवीनतम अलर्ट के अनुसार अत्यधिक वर्षा की संभावना का संकेत देते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। संसद के दोनों सदनों में आज भी वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। वहीं जम्मू कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी आज संसद में चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत है। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, विशेषज्ञ समुदाय और अन्य लोगों के अलावा 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके साथ ही देश और विदेश के विभिन्न CII केंद्रों से कई लोग भी जुड़ेंगे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोचिंग हादसे के मामले में पुलिस ने कल 4 भवन मालिकों समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त यानी कि DCP M हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 4 उस भवन के मालिक हैं जिसमें कोचिंग सेंटर चल रहा था। भवन मालिकों की पहचान करोलबाग निवासी सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो चचेरे भाई हैं। इन्होंने राव स्टडी सेंटर को इमारत किराए पर दी थी। 5वां गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति SUV गाड़ी का चालक मनोज कटारिया है। कटारिया का आरोप है कि जलभराव के दौरान उसने तेजी से गाड़ी निकाली, जिससे स्टडी सेंटर का गेट टूट गया और बेसमेंट में पानी भरता चला गया। अदालत ने इन 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोचिंग सेंटर के मालिक और संचालक को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश भी करेगी। समिति में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार, विशेष CP, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर कहा है कि हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और आने वाले दिनों में कैसे यह हादसे रोके जा सकते हैं, इन सब पर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गृह मंत्रालय ने साथ ही यह भी कहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर देगी, साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के उपाय भी सुझाएगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। इसी कड़ी में मुखर्जी नगर में रात भर छात्रों ने प्रदर्शन किया।
मुखर्जी नगर आईएएस की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स का एक और प्रमुख केंद्र है। यहां भी रात भर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों की मांग है कि घटना की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं घटे, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। कल रात में ही मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव छात्रों से मिलने के लिए भी पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से बाकी कुछ राज्यों की सरकारें भी जाग गई हैं। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपी में इस तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण ने सभी विकास प्राधिकरणों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्थित भवनों के बेसमेंट निर्माण और उनमें संचालन से जुड़े कार्यों के संबंध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव की ओर से साफ निर्देश है कि बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकें। बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं होगी। अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा उपाय के साथ खुदाई का काम किया जाए। बावजूद इसके कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार आज विधानमंडल के मानसून सत्र में वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। योगी सरकार वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। विकास की कई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी के लिए धनराशि की भी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जा सकती है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक के अंतर्गत आने वाले लव जिहाद के मामलों में अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी। यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत आने वाले परिभाषित अपराधों में भी 2 गुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार है कि इस विधेयक में आजीवन कारावास तक सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल हुआ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी में गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 31 जुलाई यानी कल से 1 अगस्त तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेगी। आदेश में यह भी लिखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में 2 अगस्त को श्रावण मास की शिवरात्रि के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। गाजियाबाद जिले में 22 जुलाई से यातायात विभाग ने डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया था। झारखंड के चक्रधरपुर के नजदीक ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना सुबह 3:45 बजे की बताई जा रही है। रेलवे की मेडिकल टीम ने राहत और बचाव का काम प्रारंभ कर दिया है। इस बीच घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में कहा कि हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की है। 45 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली एनसीआर में जनता को 60 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचने वाली भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की वैन को हरी झंडी दिखाई। टमाटर की कीमतों को लेकर एनसीसीएफ ने पहल की है। इस पहल का उद्देश्य बाजार को स्थिर करना और खुदरा कीमतों को कम करना है। यह पहल आज से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 1 लाख के इनामी माओवादी सहित 14 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में अब तक 137 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन पर दुख जताया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं।
विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल ने मोदी 3.0 के पहले बजट की सराहना की है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गिल ने कहा कि भारत का बजट उसके विकास के दृष्टिकोण को बनाए रखने में मदद करेगा। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कोयला उत्पादन में 11.65% की वृद्धि दर्ज की गई है। भूटान की राजधानी थिम्पू में CBIC के नेतृत्व में क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान व्यापार और आर्थिक साझेदारी को गति देना है। 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क नियामक आवश्यकताओं संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा हो रही है। सालाना आधार पर भारत में UPI ट्रांजैक्शन में 57% की वृद्धि हुई है। UPI मार्केट में 87% की हिस्सेदारी फोन पे और जीपे की है। यूनियन बजट में प्रोत्साहन और इंटर्नशिप योजना को लेकर ऐलान किया गया था। यह योजना युवाओं और फ्रेशर्स की काफी मदद करेगी। यह योजना युवा प्रोफेशनल्स के लिए अवसर पैदा करेगी और आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक GDP का 5वां हिस्सा बनने की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल फर्म की ओर से कहा गया है कि भारत के पास एक मजबूत डेमोग्राफिक डिविडेंड है और युवाओं की संख्या अधिक होने का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा और 2060 तक भारत को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटलीकरण से अगली पीढ़ी की बैंकिंग का रास्ता खुल रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 1.4 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित किए हैं। मंत्रालय की ओर से अगले 2 साल में 1.6 लाख नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने की योजना बनाई गई है। इससे 12.8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारत के डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेशन, राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों के लिए दरवाजे खोल रही है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों से सामने आने वाली साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। डिजिटल नेविगेशन कंपनी और मैप माई इंडिया ब्रांड के मालिक CE इन्फो सिस्टम्स ने ओला इलेक्ट्रिक को एक कानूनी नोटिस भेजा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर हां, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો हां। ए सत्यानाश! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। सूत्रों के अनुसार इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने ओला मैप्स बनाने के लिए उसके डेटा की नकल की और उसके ऐप को रिवर्स इंजीनियर किया।
दवा कंपनी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुलने के पहले बड़े निवेशकों से 829 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पूंजी बाजार नियामक से भी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से भेदिया कारोबार नियम 1 नवंबर से लागू करेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 172 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। अडानी ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 313.20 करोड़ रुपए रहा है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी तेहरान में क्यूबा और सीरिया के नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के खिलाफ आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। सरकार ने सोमवार को पहली बार माना कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 150 लोगों की मौत हुई है। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में टेलर स्विफ्ट थीम वाले एक कार्यक्रम में 2 बच्चों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। लगभग 9 अन्य बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है और 2 वयस्कों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद के झटके लॉस एंजल्स में भी महसूस किए गए। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा सप्ताहांत में चुनाव में जीत का दावा करने के बाद वेनेजुएला में विभिन्न शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। फाल्कन राज्य की राजधानी कोरो में प्रदर्शनकारियों ने मादुरो के गुरु दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की प्रतिमा को गिरा दिया। बोलिवियाई शहर डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है। सांता क्रूज में सार्वजनिक परिवहन लगभग 50% क्षमता पर चल रहा था। पोटोस आई ने ईंधन की कमी के कारण लगभग पूरी तरह से ठप होने की सूचना दी है। दक्षिणी रूस में कम से कम 140 लोग घायल हो गए जब 800 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन ने एक समतल क्रॉसिंग पर एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूडान के पूर्वी शहर कसला में विस्थापित शिविर बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ में लगभग 10,180 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर सेन्नार राज्य के आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। यूरोप के सर्बिया के शहर सबाक में हजारों लोगों ने रियो टिंटो लिथियम परियोजना के विरोध में रैली निकाली, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। नामित खदान स्थल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सबाक में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इसे रद्द किया जाए। कई हरित समूहों ने पहले कहा था कि अगर सरकार परियोजना को नहीं रोकती है तो वे अगस्त में मुख्य रेल मार्ग और जंक्शनों को अवरुद्ध कर देंगे। पेरिस ओलंपिक में आज भारत निशानेबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और तीरंदाजी की स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारत आज निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगी। अगर भारत इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहता है तो मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। निशानेबाजी में पुरुषों के ट्रैप इवेंट का दूसरा क्वालिफिकेशन दोपहर 12:30 पर आयोजित होगा। भारत की तरफ से पृथ्वीराज टोंटीमल इसमें हिस्सा लेंगे। महिलाओं के ट्रैप क्वालिफिकेशन में 2 भारतीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे। श्रेयसी बिहार से भाजपा के विधायक भी हैं। रोइंग में भारत के बलराज पवार पुरुष एकल स्कल्स में क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। हॉकी में भारतीय टीम अपना तीसरा ग्रुप मुकाबला खेलने मैदान में उतरेगी। भारत का सामना शाम 4:45 पर आयरलैंड से होगा। कल खेले गए मैच में भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा था। पेरिस ओलंपिक में आज से तीरंदाजी के व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे। महिला वर्ग में अंकिता भगत का सामना पोलैंड के तीरंदाज से होगा। एक अन्य मुकाबले में भजन कौर का सामना इंडोनेशिया की सईफा नुराफिफा कमाल से होगा। बैडमिंटन में पदक के दावेदार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल में अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। सात्विक और चिराग का सामना
इंडोनेशिया की जोड़ी से शाम 5:30 पर होगा। बैडमिंटन के महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए उतरेगी। मुक्केबाजी में पुरुषों के 51 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल का अंतिम 16वें सामना जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा से होगा। मुक्केबाजी में ही महिलाओं में 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन का सामना राउंड ऑफ 32 में फिलीपींस की नेस्टी पैटिसियो से होगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में नया इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रीतिका की रैंक मनिका से ऊपर थी। विश्व रैंकिंग में प्रीतिका 12वें तो मनिका 18वें नंबर पर थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। मनिका ने यह मुकाबला 11-9, 11-6, 11-9, 11-7 से अपने नाम किया। अपनी इस जीत के साथ मनिका ओलंपिक में राउंड 16 के दौर में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मनिका ने शानदार प्रदर्शन में अब भारत के इस स्पर्धा में पदक की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया मेजबान टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। भारत ने श्रीलंका में चल रही T20 सीरीज में अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है। नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम से तीसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंजनी धवन की पहली फिल्म बिनी एंड फैमिली होने वाली है। इस फिल्म को एकता कपूर लेकर आ रही हैं। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी स्ट्रीट 2 15 अगस्त को रिलीज होगी। जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था 2 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी की फिल्म फेराई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। जानवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म वेदा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में जॉन अब्राहम और शर्बरी वाघ जैसे कई सितारे मुख्य भूमिका में हैं। वॉकिन फिनिक्स एक बार फिर जोकर की भूमिका में लौटने वाले हैं। 4 अक्टूबर को जोकर 2 रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेत्री सनी लियोनी की आगामी फिल्म कोटेशन गैंग अब 20 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।